एट्थ में एरीज भी आएगी। एट्थ में एरीज आएगी, ठीक है। तो उनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने वहां से जोड़ा इसको। एट्थ में एरीज कहाँ आ रही है? एट्थ में पाइसेस आ रही है ना सर? नहीं एक सर, छः एरीज आ छः रही है, बारह। एरीज आ रही है, एरीज आ रही है, एरीज आ रही है, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, तो मैं उसमें से जोड़ा कि मतलब कि ये चीज फैक्ट है। ओके, ओके। बाकी पाइल्स वाली चीज तो जो है ना, क्योंकि रोग वाला पॉइंट है, तो इसमें एट्थ हाउस तो देखा ही जाएगा, नो डाउट। हाँ, ये और सब तो देखा जाएगा। वो वाला बॉडी पार्ट भी है, वो भी देखा जाएगा। और इसमें असेंडेंट का भी बिल्कुल। काफी कुछ है, ये है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। चलिए, तो अच्छा लगा सर, मनमोहन सर आपने नोटिस भी किया और अप्लाई भी किया, तो दैट इज गुड थिंग। और भी कीजिए, और भी बताइए मेरे को, और भी कहाँ कहाँ पे कुछ कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो और समझेंगे, कहीं डेप्थ में जाने का लगेगा तो। बट अगर हम लोग मल्टीपल चार्ट्स देखते हैं तो हमको बहुत बहुत कुछ हद तक डेप्थ में आइडिया हो जाता है चीजों को लेके। चलिए, हमने लास्ट के दो सेशंस जो समझे थे वो बुद्ध को लेके समझे थे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बुद्ध के ऊपर काफी सारी स्टोरी समझी। उस स्टोरीज के आउटकम से भी बहुत कुछ चीज समझ में आ जाती हैं। और जब इन सब चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब बुद्ध की स्टोरीज को, और जब इसको मैच करने की कोशिश करेंगे चीजों के साथ में, तब हम लोगों को और भी चीजें हम लोग डिकोड कर पाएंगे। उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हुए आज भी बुद्ध के ऊपर ही बात करने वाले हैं। लेकिन अभी क्या करा था हम लोगों ने, एरीज में राशि को ज्यादा समझा था। राशि के बाद में हम लोगों ने टोरस के टाइम पर हम लोग उसके जो देवता हैं, मतलब उसके जो लॉर्ड हैं, शुक्र के बारे में भी समझा। आज हम और उस स्टेप को आगे बढ़ते हुए राशि से पहले अभी और थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, अलग अलग हाउसेस पे अगर ये बुद्ध आएगा तो क्या क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में आज समझते हैं। तो ठीक है, आज की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम समझा था अलग अलग स्टोरीज को। उन्हीं स्टोरीज से एक नाम आया है, वर्ड, वो है सौम्य। सौम्य का मतलब होता है सॉफ्ट, जो कि जेंटल हो, एमिकेबल हो। बट ये नाम जो आया है वो आया है वर्ड सोम से, यानी सोम के पुत्र, सन ऑफ सोम। उससे भी एक वर्ड बना है सौम्य। तो बुद्ध के लिए सौम्य, जेंटल बिहेवियर का भी एक कनेक्ट आता है। इसके अलावा एक वर्ड और नाम आता है बुद्ध का स्टोरीज में, वो है तारा तनय। तनय मतलब अगेन सन, तारा मतलब तारा का, तो तारा का सन वो है तारा तनय। फिर एक और वर्ड आता है वित्त। वित्त का जनरल वर्ड हम लोग फाइनेंस कनेक्ट करते हैं हिंदी भाषा में। बट यहाँ पर वित्त का मतलब फाइनेंस तो है ही है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी हैं, और साथ में नॉलेज भी है, मतलब जो नॉलेजेबल हो। अब वो फाइनेंशियल नॉलेज है, दैट इज गुड, और बाकी जनरल नॉलेज है, दैट इज अगेन अ गुड थिंग। तो वित्त भी एक नाम दिया गया है। फिर एक नाम दिया गया है बोधन, जो चीजों को समझ कर पाए, बोध कर पाए, अंडरस्टैंडिंग कर पाए, तो ये भी एक बुद्ध का नाम दिया गया है। एक नाम दिया गया है इंदु पुत्र। तो इंदु भी चंद्रमा को ही बोलते हैं, इसलिए चंद्रमा का पुत्र अगेन इंदु पुत्र। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों से भी बुक्स के अंदर इनका एड्रेस किया गया है। हम लोगों ने समझा था कि बुद्ध जो हैं वो पर्टिकुलरली कारका हैं स्पीच के और कम्युनिकेशन के। तो ये स्पीच और कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स, लोगों के साथ में मिलना जुलना, मिंगलिंग करना, लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करना, टॉकेटिव बिहेवियर, किसी की मिमिक्री करना, मिमिक्री में पर्टिकुलर टैलेंटेड होना, डायलॉग करना। डायलॉग की मीनिंग द्विअर्थी भी हो सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग वाले भी हो सकते हैं। और उस डायलॉग्स की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से क्राउड को अट्रैक्ट करने की पावर, ये सारी ही क्वालिटीज जो हैं वो बुद्ध की हैं। और अदर देन दैट, इनको मास्टरी भी है मंत्रा की, मंत्रा शास्त्र की। तो मंत्र की मास्टरी भी है। मंत्र की तो है ही है, बुद्ध को कनेक्ट करते हैं जहां पर ब्लैक मैजिक की बात होती है, यानी अभिचार। तो इनको मंत्र का भी अच्छा नॉलेज है बुद्ध को, और इनको ब्लैक मैजिक, अभिचार, तांत्रिक चीजों का भी अच्छा खासा नॉलेज है, जहां पे बहुत सारी चीजें आती है अभिचार के अंदर। मारण, कारण, शक्ति, भक्ति, से बहुत सारी 9-10 तरह की शक्तियां आती हैं। वो सारी चीजें जो हैं वो बुद्ध की कैटेगरीज में आ जाती हैं। तो वो भी नॉलेज जो है बुद्ध को है। तो इस तरीके से हम समझते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और देखने को मिलती है कि सभी ग्रहों के वाहन बताए गए हैं जिस पर वो सवारी करते हैं। और वाहन ज्यादातर जो है एनिमल्स ही हैं, क्योंकि उस जमाने में तो एनिमल्स को ही वाहन कहा था, उस जमाने में कार या कुछ तो थी नहीं। तो वाहन ही जो थे वो अलग अलग प्लेनेट्स के वो एनिमल्स होते थे। तो मार्स का वाहन बताया गया शिप, भेड़ा, मेड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, या मेल शिप। वीनस का वाहन बताया गया हॉर्स।
बुध का वाहन इसी तरीके से बताया गया है लॉयन, शेर। अब ये वाहन तो बता दिया अलग अलग तरीके से कि बुध का ये है, मार्स का ये है, वीनस का ये है, बट इसका फायदा क्या है वाहन को बताने का, ये एक समझने का पॉइंट है कि इस वाहन का मीनिंग क्या है। इस वाहन का मीनिंग ये है कि ये जो वाहन है, ये बताते हैं कि ये जो ग्रह है ये अपना मूवमेंट किस तरीके से करेगा, यानी किस स्पीड से करेगा। ठीक है। इस स्पीड को कहने का मतलब ये है कि वो अपने प्रभाव किस तरीके से देने वाला है, किस तरीके से अपना परिवर्तन करने वाला है चीजों को लेके। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा का वाहन डियर बताया गया है, हिरण। तो चंद्रमा, हिरण कैसा होता है, जो कि हाईली अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट है, जिसका कभी राइट कभी लेफ्ट कहीं भी जा सकता है, एकदम फ्लीटिंग, एकदम क्षण भंगुर वाला जो एक नेचर होता है वो हिरण का होता है। उस तरीके से चंद्रमा का जो प्रभाव है मूवमेंट करने का वो भी वैसा ही है, क्षण भंगुर, एकदम तोशा, एकदम मतलब एकदम अलग अलग पैटर्न आ जाता है उनका। तो ऐसे चंद्रमा का बिहेवियर है कि एकदम फ्लिटरिंग है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। तो वो रीजन है क्योंकि उनका वाहन जो है वो डियर है, वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। सिमिलरली, तो अलग अलग तरीके से ये ग्रह जो हैं ये अपने प्रभाव किस तरीके से दिखाते हैं, किस स्पीड से दिखाते हैं, किस तरीके से अपना मूवमेंट दिखाते हैं, उस तरीके से इनके वाहन बताए गए हैं। तो यहाँ पर बुद्ध के केस में जो वाहन है, जो प्रभाव डालने का तरीका है बुद्ध का, वो लायन की स्पीड से है, जो कि लायन की तरह से गंभीरता से जाते हैं। इस तरीके से उसका प्रभाव बताने का तरीका है। बिल्कुल। अब हम और आगे चलेंगे तो अलग अलग प्लैनेट्स के जेंडर्स भी बताए गए हैं। जैसे बताया गया है कि सन एक मेल प्लेनेट है, मून एक फीमेल प्लेनेट है, मार्स अगेन एक मेल प्लेनेट है, जुपिटर जो है वो भी मेल प्लेनेट है, और शुक्र जो है फीमेल प्लेनेट है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग जेंडर्स बताए गए हैं। पर्टिकुलरली दो जो प्लैनेट हैं, बुध और सैटर्न, इनके जो जेंडर बताए गए हैं वो बताए गए यूनिक्स या फिर नपुंसक। अगर हम लोग डे वाइज कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल सन से शुरू करते हैं, तो अगर सन मेल हो गया तो मून फीमेल हो गया, फिर मून के बाद में मार्स, मतलब हम लोग डे वाइज इन द सेंस जो हमारे वीकली डेज जो होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उस तरीके से अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सन जो है वो मेल हो गया, फिर सन के बाद मंडे आया यानी मून, मून फीमेल हो गया, मून के बाद में आया ट्यूसडे यानी कि मार्स, मार्स मेल हो गया। अब मार्स के बाद में जो बुध आना चाहिए वो यूनुक्स कैटेगरी में है, ठीक है, बट वो होना चाहिए ओरिजिनली फीमेल। फिर बुध के बाद में आता है जुपिटर का दिन यानी थर्सडे, वो हो गया मेल। उसके बाद में नेक्स्ट डे जो आता है वो फ्राइडे का यानी वीनस का दिन, वो हो गया फीमेल। और फिर वापस जो नेक्स्ट आना चाहिए मेल का, वो आता है सेटर्न, बट वो बेसिकली यूनुक्स कैटेगरी में यानी एक नपुंसक कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो इसी रीजन की वजह से शायद ऐसा कहा गया है, क्योंकि बुध का जो टर्न आ रहा है मार्स के बाद में, ठीक है, तो मार्स के बाद में जो बुध का टर्न आ रहा है वो फीमेल का आता, बट वहां पे कनेक्ट हो गया नपुंसक, तो इसलिए शायद उसको कहा गया है कि ये स्त्रीवत नपुंसक हैं, स्त्रीवत क्वालिटी वाले यूनिक्स हैं। सिमिलरली अगर शनि की बात करते हैं तो शनि का जो दिन आता है वो आता है फ्राइडे के बाद में सेटर्न, फ्राइडे विनस को कहा गया है फीमेल, और सेटर्न को कहा गया है यूनिक्स। तो ये है पुरुषवत नपुंसक, यानी यहाँ मेल कैटेगरी वाला नपुंसकता यहाँ पर बताई गई है। इसके लिए भी शायद रीजन जो हो सकता है वो इनकी एज को समझने से कनेक्ट किया गया है, ऐसा मेरा समझना है, क्योंकि मैंने जिस तरह से बुक्स को डिकोड किया उस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल बुद्ध जो है इसको चाइल्ड एज से कनेक्ट किया गया है, बुद्ध को, क्योंकि ये सबसे यंग है। सिमिलरली शनि जो है वो एज में सबसे ज्यादा है, वेरी ओल्ड एज है इनको, तो इनको हमेशा ओल्ड एज से कनेक्ट करते हैं। तो जिन जो लोग बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, जिनकी एज कम होती है, जिनको अभी सोशल मैटर्स का आइडिया नहीं होता, चीजों के बारे में आइडिया नहीं होता, उनको जनरली हम लोग बुद्ध से कनेक्ट करते हैं। और जो लोग हमारे सोशल लाइफ में, जो लोग हमारे लिए सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में या और भी सीनियर 70+ के लोग होते हैं, हम लोग उनको शनि से कैटेगरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन प्लैनेट्स की एज को कनेक्ट किया गया है इस तरीके से ही। तो अगर अब इस बात को और समझें कि बुध एक चाइल्डहुड एज को बता रहा है और शनि जो है एक ओल्डर एज को बता रहा है, तो चाइल्डहुड एज एक ऐसी एज है जो कि जिसमें कोई तरीके की सेक्सुअल ड्राइव नहीं होती है, ये सेक्सुअल ड्राइव कंप्लीटली एब्सेंट होती है, मन में कोई इस तरीके की भावना ही नहीं होती है।
सिमिलरली ओल्ड एज भी एक ऐसी चीज होती है जहां पर चीजें आके थम जाती हैं। अब वो ड्यू टू ओल्ड एज ही है, ऑब्वियसली चीजें रुक जाती हैं, थम जाती हैं, सब्सिडाइड हो जाती हैं, सबसाइड हो जाती हैं। तो ये जो एज है चाइल्ड वाली और ओल्ड एज वाली, यहाँ पर ये दोनों ही ग्रह एक तरीके से आप बोल सकते हैं कोल्ड कैटेगरी में काउंट होते हैं, ठंडे। ठंडे बोलने का मतलब विच इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव। तो ये दोनों ग्रह बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर आई बिलीव, चाइल्डहुड प्लस दूसरा रीजन ओल्ड एज, ये लोग सेक्सुअली एक्टिव नहीं है और अल्टीमेटली इनकी कैटेगराइजेशन होता है नपुंसक। तो इनको इसलिए नपुंसक कहा गया है, उसमें भी मरकरी को या फिर बुध को स्त्रीवत नपुंसक और शनि को पुरुषवत नपुंसक कहा गया है। तो ऐसा एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है डिकोड करने के हिसाब से। और इस चीज का फायदा ज्योतिष में, प्रेडिक्शन में कहाँ होता है, जहां पर हमको किसी का चाइल्ड बर्थ तो ऑब्वियसली लॉजिकली अलाउड नहीं है, बट हाँ सिबलिंग का जेंडर चेक करना है या क्या कहते हैं चिल्ड्रन का जेंडर चेक करना है, तो हम लोग अलग अलग जो आपके अलग अलग चार्ट्स होते हैं लाइक D7 D10, उनका यूज कर करके हम लोग जेंडर का भी आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन एक बात और देखी गई है कि जहां पर ये दोनों प्लैनेट्स हैं यानी कि सैटर्न और मरकरी, बुध और शनि, यहाँ पर चाइल्ड बर्थ, ये जहां पर एक्टिव हैं, जहां पर इनका प्रभाव पड़ रहा है, वहां पर चाइल्ड बर्थ या फिर एडॉप्शन को लेकर भी डिफिकल्टीज आती हैं। तो इसीलिए ही शायद बुक्स में इनको नपुंसक कहा गया है। एज का कैटेगरी मैंने आपको बता ही दिया, और इन्हीं चीजों की वजह से यहाँ पर एडॉप्शन को लेकर दिक्कतें आती हैं। बुद्ध को नपुंसक या फिर एक तरीके से कन्या बताया गया है, बिल्कुल जो प्योर है, जिसको कुछ आइडिया नहीं है, जिसने अभी तक प्यूबर्टी अटेंड ही नहीं की है। और दूसरा एक रीजन ये भी है कि वो एक तरीके से इतना प्योर है, इतना यंग चिल्ड्रन है, चाइल्डिशनेस से प्योरिटी है, जिसको कुछ इन सब चीजों का भेद ही नहीं है। ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स बुद्ध के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा प्लैनेट्स को अलग अलग पंच महाभूत से भी कनेक्ट किया गया है। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं बुद्ध की, तो बुद्ध को पृथ्वी तत्व से यानी भूमि से, अर्थ से कनेक्ट किया गया है। अलग अलग बुक्स में भी अलग अलग वापस बातें आती हैं, कहीं कहीं पर इनको एयर एलिमेंट भी कहा गया है, वायु तत्व से भी कनेक्ट किया गया है। बट जितना मैंने समझा उस हिसाब से अगर मैं समझता हूँ, तो यहाँ पर बुद्ध को मूल रूप से आधार माना गया है। हमारा मूलाधार चक्र भी मरकरी ही लोड करता है, तो पृथ्वी तत्व से ही इसको कनेक्ट किया गया है। तो 5 तत्व और 3 गुण, 3 गुण कौन से, रासिक, तामसिक और सात्विक। तो ये 5 तत्व और 3 गुणों का जो इंटरप्ले होता है, इनके प्रपोर्शन के हिसाब से ही कि क्या चीज ज्यादा है, कौन सा गुण ज्यादा है, कौन सा तत्व ज्यादा है या कम है, उसके हिसाब से हमारी मैनिफेस्टेशन का भी फर्क पड़ता है। मैनिफेस्टेशन से फर्क पड़ने का मतलब ये हो गया कि हमारी अगर कोई चीज की हम रेमेडी कर रहे हैं, या कोई हमारे अंदर डिजायर है, या हम लोग कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो ये इन तत्वों को और गुणों के इंटरप्ले से भी बहुत सारा चीजों का फर्क पड़ जाता है। तो तत्व अगर हम जनरली बात करी जाए तो तत्व क्या है, 5 तत्व जो कहे गए हैं, और 5 महाभूत कहे गए हैं। तो तत्व तो जो है वो बेसिकली जो सेंसेस हैं हमारे, उन्हीं को गवर्न करते हैं। हमारे सेंसेस क्या क्या है, स्मेल है, साइटिंग है, देखना सूंघना, हियरिंग है, हियरिंग कैपेसिटी, टच करना, फील लेना, और टेस्ट यानी यहाँ पे जीवा का काम है। तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। और ऐसे यही हमारे 5 तत्व भी हैं, जहाँ पे 5 तत्व क्या है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। तो अगर मैं पर्टिकुलरली मरकरी की बात करता हूं, तो मरकरी जो है हमारे नर्वस सिस्टम को बताता है। कैसे, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, मरकरी की हमने करेक्टरिस्टिक्स की बात करी, क्या बात करी थी, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब इसी को समझते हैं कि नर्वस सिस्टम को कैसे कनेक्ट करता है। हमारा जो बॉडी है, और बॉडी के जो ये अलग अलग स्पेसिफिक सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि अलग अलग चीजों के लिए जो जो चीजें डेडिकेटेड हैं, फॉर एग्जांपल नोज है जो कि स्मेल करने के लिए डेडिकेटेड है, ईयर्स है जो कि सुनने के लिए डेडिकेटेड है। और इन सेंसरी ऑर्गन्स का काम क्या है कि ये बाहर के एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस करके उसके सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी बाहर क्या चल रहा है, बाहर कोई आवाज आ रही है, बाहर कोई सीन चल रहा है, या बाहर कोई स्मेल है, उसको सेंस करके उसके सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब क्या हो गया कि ये बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को
ब्रेन से कम्युनिकेट करवाते हैं। बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में ब्रेन से कम्युनिकेशन करते हैं। और वही काम क्या है मरकरी का। तो मरकरी या बुध जो है वो नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है, हमारी नर्व्स को गवर्न करता है। पर्टिकुलरली उसमें से ये जो कम्युनिकेशन चैनल है सेंस ऑर्गन्स के और ब्रेन के बीच में, ये पूरा का पूरा काम नर्व्स का ही है। तो पूरी नर्व्स को गवर्न करने का काम इसलिए मरकरी करता है। जुपिटर या बृहस्पति जो है उसको आप बोल सकते हैं कि वो ब्रेन है, जो कि सेंस करके हमको कमांड देगा या आगे का बात हमको बताएगा या इस सेंस को रिसेप्शन करेगा। ठीक है, तो सेंस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसने रिसेप्शन दिया वो हो गया बुध। बट इसके ऊपर आगे क्या काम करना है, इंटरप्रेट क्या करना है, वो काम हो गया बृहस्पति का। तो जो भी सारी चीजें हैं लाइक स्मेल हो गया, साइट हो गया, हियरिंग हो गया, टच हो गया, टेस्ट हो गया, इन सभी को कम्युनिकेट करके करने का काम बुध का है और इंटरप्रेट करने का काम हो गया जुपिटर का। इसलिए कंप्लीट नर्व सिस्टम्स को बुध जो है वो गवर्न करता है। और दोनों ही बुध और बृहस्पति ये दोनों ही मिलकर अल्टीमेटली हमको आगे एक्शन लेने पर हमको बताते हैं कि हमको क्या करना है। तो इसीलिए पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है कि बुध और बृहस्पति का क्या योग बन रहा है, इनके योग भी बहुत मैटर करते हैं। तो ये तत्व बोलिए या पांच महाभूत का जो फैक्टर है ये पर्टिकुलरली हेल्प करता है हमको किसी डिजीज को चेक करने के केस में, या कहीं पर अगर अफ्लिक्शन है तो हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से प्रिडिक्शन में तत्व और पर्टिकुलरली महाभूत वाली जो बात मैंने बोली वो हेल्प करती है। अदर देन दैट रेमेडीज में भी हेल्प करती है। जैसे मैंने कहा बुध जो है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का काम क्या है, सेंस करना। क्या सेंस करना, स्मेल को सेंस करना, घ्राण शक्ति जो बोलते हैं, तो वो वाला काम पृथ्वी तत्व का है। इसके लिए सेंस ऑर्गन क्या है, नोज हो गई। तो नोज सेंस ऑर्गन हो गई, तो हम यहाँ पर रेमेडीज में क्या बोल सकते हैं कि गंध या परफ्यूम को ऑफर करना। किसको ऑफर करेंगे हम, भगवान गणेश को, क्योंकि वो बुद्ध से कनेक्ट करे गए हैं। सिमिलरली अगर मैं मंगल की बात करता हूं, मंगल हो गए आपके अग्नि तत्व। यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन कौन सा हो गया, साइट, देखने वाला, जो देखने का काम करेगा। सेंस जो है यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन क्या हो गया, आईज हो गई। तो यहाँ पर जो रेमेडी होगी वो होगी दीप की, कि हमको दीप दिखाना है, दीप जलाना है, दिया जलाना है। सिमिलरली और अगर एग्जाम्पल में हम बात करें, हमने शुक्र पढ़ा है तो शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र का जो तत्व है, एलिमेंट है, वो है जल। और जल का क्या काम है, टेस्ट करने का, मतलब इस पर्टिकुलर तत्व का। और यहाँ पर ऑर्गन क्या हो गया, टंग, जीभ। और यहाँ पर अगर हमको रेमेडी करनी है तो यहाँ पर हमको शुक्र के केस में माता लक्ष्मी को, या हम जो भी रेमेडीज के हिसाब से गॉड चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से वहां पर ऑफरिंग क्या हो सकती है, नैवेद्य। टेस्ट का पॉइंट आ गया तो नैवेद्य हो सकता है। तो अगर हमको रेमेडी करनी है या हमको समझना है किसी डिजीज को या प्रिडिक्शन करना है, यहाँ पर भी तत्व और साथ में ये गुण जो है इनका कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। तो अगर बुध अगर अफ्लिक्टेड है कुंडली के अंदर, किसी का बुध सही नहीं है, तो भगवान गणेश को धूप बत्ती दिखाना या अगरबत्ती दिखाना, अगरबत्ती करना और अगरबत्ती के साथ में पूजा करना, उनके मंत्र करना, वो भी अपने आप में बुद्ध की रेमेडी हो जाती है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा एक और ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन मिलता है पर्टिकुलरली अलग अलग प्लैनेट्स का, वो होता है वर्ण को समझना, कि ये इनका वर्ण क्या है, इनकी कास्ट क्या है। वर्ण या कास्ट क्या है, इसके ऊपर भी अच्छे से समझेंगे तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। उसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेडली वीडियो बनाया है कि वर्ण क्या बताता है उसमें। तो आई थिंक वो शायद अपलोड नहीं हुआ है अभी तक, मैं मैम को बोलूंगा जल्दी कर देंगी, तो आप लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि बुद्ध का वर्ण क्या है, बुद्ध का वर्ण बताया गया है बनिया वर्ण। बनिया बोलिए तो वैश्य वर्ण, वैश्य वर्ण बताया गया है। अब वर्ण क्या है, वर्ण बेसिकली सोसाइटी में एक व्यवस्था है जहां पर हम अलग अलग तरीके के लेबर करने के तरीकों का डिवीजन करते हैं। यहाँ पर बाय बर्थ वाला गेम नहीं है कि बर्थ के हिसाब से क्या है। यहाँ पर जो जैसा काम करता है वैसा उसका वर्ण बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो नॉलेज बांटने का काम करता है, नॉलेज ग्रहण करने का काम करता है, रिसर्च का काम करता है, वो ब्राह्मण कैटेगरी में आ गया। और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा, हार्ड वर्क का काम करेगा, फिजिकल कैटेगरी का काम करेगा, वो शूद्र वर्ण में आ गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कहाँ पर पैदा हुआ हो। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन हुआ है।
अब ये जो कैटेगराइजेशन है अलग अलग प्लैनेट्स का, ये भी हमारी हेल्प करता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बताने के बारे में कि उसका पर्सनैलिटी का स्टाइल क्या होगा, किसी भी चीज को काम करने का। तो उसकी वर्किंग स्टाइल क्या होगी, उसकी वर्किंग पॉलिसी क्या होगी, ये भी हमको पता लगता है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ बुद्ध की, तो बुद्ध जो है वो बेसिकली बताया गया वैश्य क्लास का, यानी बिजनेस क्लास, वैश्य क्लास, ट्रेडर क्लास। बुद्ध और उनके पिता चंद्रमा, ये दोनों ही वैश्य क्लास के हैं। तो इसका फायदा ये हुआ ये समझने के लिए कि अगर ये लोग जब भी कोई काम करेंगे तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं पर ट्रेडिंग बिजनेस वाला सिस्टम, बिजनेस माइंडसेट होगा कहीं ना कहीं पर। इनको वैश्य का क्या पर्पस होता है लाइफ में, चीजों के साथ अटैच होना और वेल्थ को परसू करना, अक्यूमुलेशन करना वेल्थ को। तो ये कहीं ना कहीं माइंडसेट कहीं ना कहीं होगा जहां पर बुद्ध डोमिनेटिंग होगा किसी पर्टिकुलर हाउस में। ये हमारे होरोस्कोप में अगर बुद्ध डोमिनेटिंग है तो प्योर बिजनेस माइंड वाली चीजें आएंगी, बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटीज हम लोग करेंगे, ऐसा देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं उस चीज से फायदा उठाने का भी काम करेंगे क्योंकि वेल्थ को भी अक्यूमुलेट करना है, तो एक वैश्य का जो काम है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया। अब इस पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम का फायदा क्या हुआ कि हमको ये पता लग गया कि किसी का काम करने का स्टाइल क्या होगा। मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है उस बारे में भी कि कैसे अगर हम मॉडर्न थ्योरी में कनेक्ट करना चाहें, जहाँ पे एक अब्राहम मैस्लो है, उनकी एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उससे भी कनेक्ट किया है। तो वो वीडियो जल्दी आ जाएगा तो उससे आपको और डेप्थ में आइडिया मिल जाएगा। बट पॉइंट बोलने का ये था कि ये जो वर्ण पता लग गया, इससे हमको इनकी वर्किंग स्टाइल के बारे में पता लग गया कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं पर ये चीज रहेगी कि मेरा एक्टिविटी जो है उसमें कहीं ना कहीं ट्रेडिंग हो, मनी इन्वॉल्वमेंट हो और मुझे फायदा हो, इस तरीके का एक माइंडसेट होगा। और वर्किंग पॉलिसी क्या होगी, तो शास्त्रों में 4 तरीके की वर्किंग पॉलिसी बताई गई है, साम, दाम, दंड और भेद। साम मतलब सामंजस्य बिठा के रखना, शांत करना चीजों को, सहजता से काम करना, मित्रता के साथ व्यवहार करना और चीजें बैलेंस करना। कोई भी कहीं पर भी फंस जाते हैं तो 4 ही पॉलिसी काम में आती हैं, तो साम आता है या दाम आता है या दंड आता है या भेद आता है। तो साम, दाम, दंड और भेद, इनमें से अगर पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे मरकरी की या फिर चंद्रमा की, जो कि दोनों वैश्य कैटेगरी में है, तो इनके लिए जो वर्किंग स्टाइल है, जो वर्किंग पॉलिसी है, वो है दाम वाली। दाम मतलब किसी को भी मॉनेटरी वे में सेटल करना, पैसा देना और सेटल करना। तो ये यहाँ पर दंड नहीं देंगे, किसी को पनिशमेंट नहीं करेंगे, जो कि जनरली क्षत्रियो की कैटेगरी में आता है। साम नहीं करेंगे, जो कि ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है कि सहजता से व्यवहार कर लें। भेद नहीं करेंगे, भेद मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग करके झगड़वाएंगे नहीं। ये लोग अल्टीमेटली पैसा देंगे और चीजों को सेटल करेंगे। तो दाम वाली जो पॉलिसी है वो लोग, ये लोग यूज करेंगे जहां पर मरकरी या मून जो है डोमिनेटिंग होगा। तो इस तरीके से भी इनकी वर्किंग स्टाइल्स के बारे में पता लग जाता है। तो ब्राह्मण लोग जनरली साम फॉलो करेंगे, क्षत्रिय लोग जनरली दंड फॉलो करेंगे, शूद्र कैटेगरी के लोग पर्टिकुलरली, शूद्र कैटेगरी इन द सेंस, लोग बोलना गलत है, शूद्र कैटेगरी में जो प्लेनेट है यानी कि शनि आता है, तो जो शनि जहां डोमिनेटिंग होगा वहां पर वो लोग भेद, भेद को पर्टिकुलरली स्टाइल होगा उनका वर्किंग करने का। और जो ये है ट्रेडिंग कम्युनिटी, यहाँ पर दाम होगा यानी मनी होगी, मॉनेटरी वे में होगा। तो ये इस तरीके से भी वर्किंग स्टाइल्स के बारे में आइडिया हो जाता है। अब इसके अलावा और कैटेगराइजेशन जब हम लोगों ने देखा है प्लेनेट्स का, तो एक और होता है, वो है सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तो उसी कैटेगराइजेशन के अंदर में सूर्य को, चंद्रमा को और बृहस्पति को, इनको सात्विक कैटेगरी में काउंट किया गया है। इसके अलावा शुक्र और बुध ये राजसिक कैटेगरी में है, और मंगल और शनि ये तामसिक कैटेगरी में है। अभी हम पर्टिकुलर बुध की बात करते हैं, तो बुध जो है वो राजसिक कैटेगरी का है, यानी यहाँ पे कोई सत्व गुण वाला, कोई एकदम सिस्टम से फॉलो करके एकदम व्यवहारिक होके सत्व गुण का डोमिनेटिंग नहीं है और तमस का भी डोमिनेटिंग नहीं है, जहां पर हर कुछ डार्कनेस है। ये राजसिक गुण का कैटेगरी है जहां पर सब कुछ प्रैक्टिकल है और सब कुछ एक्सेप्टेबल है और अडेप्टेबल भी है। इसके अलावा एक और ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशंस है बुक्स के अंदर, जहां पर प्लैनेट्स को कैटेगराइज किया गया है धातु कैटेगरी में, मूल कैटेगरी में और जीव कैटेगरी में। धातु मतलब जो कि मिनरल्स को या मटेरियल्स को, या मिनरल और मटेरियल से जो भी कुछ डिराइव हो सकता है,
उसको कनेक्ट करता है। मूल कैटेगरी मतलब जो प्लांट्स को रिप्रेजेंट करे और प्लांट किंगडम से कुछ डिराइव हो सकता है उसको कनेक्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल वुड हो गया या कोई पर्टिकुलर प्लांट हो गए। जीव कैटेगरी मतलब जो कि एनिमल किंगडम को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें मेमल्स भी हैं और बाकी भी हैं, कीट पक्षु पशु पक्षी वगैरह भी। और जो इन चीजों से जो चीजें डिराइव होती हैं लाइक मिल्क है या बाकी चीजें जो भी हैं, उसको कनेक्ट करता है। तो इसका क्लासिफिकेशन का फायदा भी अगर हम डेप्थ में जाके इंटरप्रिटेशन करने में करते हैं तो इसका फायदा बहुत हद तक रेमेडी करने में भी होता है। और प्लस प्रश्न के टाइम पर कोई प्रश्न ऐसा आता है कि कोई चीज चोरी हो गई है या हो गई है, तो चोरी ऐसे प्रश्नों में किस तरीके की चीज चोरी हुई होगी, जो एनिमल किंगडम को बिलोंग करती होगी या फिर जो प्लांट को बिलोंग करी होगी या किसी मिनरल को बिलोंग करेगी, वो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं। तो पर्टिकुलरली बृहस्पति, बुध, ये दोनों जो हैं इसमें जीव कैटेगरी में आते हैं। तो जहां पर अगर इस तरह के क्वेश्चंस निकल के आते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं जब भी हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे तो बुध या बृहस्पति की वजह से जब भी होगा उसको हम जीव कैटेगरी में काउंट करेंगे। अगर इसी तरीके हाउस में देखा गया जहां पर बुध देखा गया है, और राशि जो है, राशियों का भी इस तरीके से कैटेगराइजेशन होता है धातु में, मूल में और जीव में। तो अगर उसका भी कैटेगराइजेशन करके देखा गया तो ऐसा पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पर हो सकता है कोई ह्यूमन या फिर कोई एनिमल जो है वो चोरी हुआ हो, ये वो वहां से अलग हो गया हो। तो ये भी एक कैटेगराइजेशन है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना के डालता हूँ ताकि और डेप्थ में हम लोग जा पाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से प्रिडिक्शन करने में हेल्प मिल सकती है। मूल है, अगर मूल कैटेगरी है तो मूल के हिसाब से मतलब कहने का हो गया प्लांट किंगडम। तो वुड वुड से बनी हुई कोई भी चीजें, लकड़ी से बनी हुई कोई चीजें, ये है। अगर कोई धातु धातु कैटेगरी का आ गया तो मतलब किसी मेटल से बनी हुई कोई चीज हो सकती है। धातु में अगर जीव आ गया तो मतलब क्या हो गया कि कोई मेटेलिक एनिमल बना हुआ होगा। मेटेलिक हो सकता है हाथी बना हुआ हो सकता है मेटेलिक बिल्ली बनी हुई हो, जो चोरी हुआ है, कोई आर्टिकल अगर चोरी हुआ है तो इस तरीके से प्रश्न में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर इसका यूज आता है कि कौन सी राशि के अंदर, मतलब राशि कौन सी कैटेगरी की है, मूल की है, जीव की है, धातु की है, उसके अंदर कौन सा प्लेनेट है, मूल है, जीव है, धातु है, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करने में हेल्प मिल जाती है। तो पर्टिकुलरली जो बुध है वो जीव कैटेगरी में है। तो यहाँ पर जीव कैटेगरी का मतलब या तो आपके एनिमल्स आएंगे या मेमल्स आएंगे, यही लोग आएंगे। इसके अलावा एक और कैटेगराइजेशन है, वो है प्लेनेट्स के निवास। मतलब ये कहाँ पर रहते हैं, जहां पर प्लेनेट्स रहते हैं या फिर प्लेनेट्स जहां पर जाना पसंद करते हैं, जहां पर फ्रिक्वेंटली जाते हैं, या फिर जो जगह इनको पसंद है। इसका फायदा क्या है अगर हम लोग जान भी जाते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल बुद्ध का जो निवास बताया गया है वो बताया गया है ऐसी जगहों पे जहां पर स्कॉलर्स रहते हैं, यानी लाइब्रेरी, पढ़ाई लिखाई की चीजें वहां पर, या फिर प्लेग्राउंड या गेमिंग प्लेसेस। ये सब जो है ये बुद्ध के फेवरेट जगह हैं, बुद्ध जहां पर निवास करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन हमको यूज कैसे करना है, हमको पता तो लग गया कि ठीक है यहाँ पर निवास करते हैं, बट इसका अगर एप्लीकेशन, अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने वास्तु के जब इंट्रोडक्शन वाली क्लास समझी थी तो हम लोगों ने एक बात करी थी कि ये जो जगह है अगर हम इस जगह पर जाएंगे तो ये पर्टिकुलर हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस फेवरेट प्लेस को अगर हम जाएंगे, बार बार विजिट करेंगे, तो हमारा ग्रह उस समय हो सकता है काम ना भी कर रहा हो, कोई उसकी दशा नहीं चल रही हो, महादशा नहीं चल रही हो, कोई उसके ऊपर से ट्रांजिट नहीं हो रहा हो। बट अगर हमको उस पर्टिकुलर हाउस को एक्टिवेट करना है जहां पर वो पर्टिकुलर प्लेनेट है, उस पर्टिकुलर प्लेनेट को एक्टिवेट करना है, तो अगर हम उन जगहों पर भी जाएंगे तो वो जगह एक्टिव हो जाएगा। तो अगर प्ले ग्राउंड में जाएंगे तो बुध एक्टिव हो जाएगा। तो इसको फायदा क्या होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर योग है जो ट्रिगर करवाना है, फॉर एग्जाम्पल बुद्ध के साथ कोई एक योग बन रहा है जो कि ट्रिगर नहीं है, तो अगर वो ट्रिगर करवाना है तो उसको करवाने के लिए भी उस दशा में, महादशा में उसका वेट नहीं करने के अलावा अगर उन जगहों पर भी जाया जाएगा तो बुध एक्टिवेट होगा, और बुध एक्टिवेट होगा तो अल्टीमेटली वो जो योग बन रहा होगा वो योग एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। अब जैसे बोलते हैं बुध और सूर्य के साथ में एक योग बनता है जो जनरली कुंडलीज में अच्छा खास सभी कुंडलीज में होता है, क्योंकि साथ साथ ही रहते हैं। कई जगह पे उसको धर्म धर्म कर्माधिपति योग बोलते हैं, कहीं पे उसको बुद्ध आदित्य योग बोलते हैं। तो ये योग जो होता है वो बुद्ध और सूर्य के साथ में होने पर होता है। बट ये सूर्य और बुद्ध साथ तो है कुंडली के अंदर में, बट योग ही एक्टिवेट नहीं है। तो अगर ये योग एक्टिवेट नहीं है
तो दो ही तरीके हैं, या तो हम सूर्य को एक्टिवेट करो या फिर बुध को एक्टिवेट करो। अब किसको एक्टिवेट करना इंपॉर्टेंट है वो समझने की बात है कि बुध को करें कि सूर्य को करें। तो अगर ये योग ऐसी जगह पे बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये बन रहा है नाइन्थ हाउस में, बुध और सूर्य साथ साथ में, तो नाइन्थ हाउस में अगर ये बन रहा है तो नाइन्थ हाउस किसका है? नाइन्थ हाउस है आपका टेम्पल्स का, धार्मिक जगहों का। और बुद्ध के देवता कौन है? हम लोगों ने पढ़ा था बुद्ध के देवता हैं विष्णु। तो अगर विष्णु टेम्पल्स जाया जाएगा तो भी बुद्ध एक्टिवेट हो जाएगा, एक तरीका ये है। या फिर अगर हम प्ले ग्राउंड जाएंगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे नाइन्थ हाउस के हिसाब से, तो भी बुद्ध एक्टिविटी होएगा, एक्टिव होगा। ठीक है। तो अगर ये नाइन्थ हाउस में है, धनु में है, तो टेम्पल इज द बेस्ट वे। बट अगर थर्ड हाउस में ये योग बन रहा है तो प्लेग्राउंड इज द बेस्ट वे। ये समझने का पॉइंट है अगर बुद्ध को एक्टिव करना है तो नाइन्थ हाउस में बुद्ध को एक्टिवेट कर सकते हैं बाय गोइंग टू द मंदिर, और थर्ड हाउस में है तो हम प्लेग्राउंड जाके भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर प्लेनेट को एक्टिवेट कर सकते हैं। बुद्ध को एक्टिवेट करने का और भी तरीका है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, अपनी राइटिंग पर ध्यान देना, उससे भी बुद्ध एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर किसी भी जगह पर फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं तो वो पर्टिकुलर प्लेनेट भी उस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है समझ सकते हैं कि क्या क्या हम लोग किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लग्न लोड या लग्नेश है, अगर लग्न लोड हो गया या चंद्र राशि में अगर है जिसको जन्मेश बोलते हैं, ठीक है, अगर ये मरकरी हो रहा है और फिर दशा जो है वो चल रही है कौन सी प्लेनेट की चल रही है वो हमको समझते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर जगहों पर जहां पर जाना पसंद करेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए मरकरी की दशा चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेटिकली मेरा मन मेजोरिटी ऑफ टाइम प्ले प्ले जोन्स में जाने का करेगा, या प्ले ग्राउंड में जाने का करेगा, या राइटिंग में करेगा जाने का, या मेरी हॉबीज डेवलप हो जाएंगी। तो ये भी उल्टा होता है कि अगर किसी चीज की दशा चल रही है तो हम लोग ऑटोमेटिक उस जगह पर जाना, फ्रिक्वेंटली जाना शुरू कर देते हैं। तो अगर मरकरी लग्नेश हो गया, ठीक है, या जेमिनी असेंडेंट या वर्गो के केस में मरकरी लग्नेश हो गया, ठीक है, और या फिर मून साइन में अगर जेमिनी है या फिर वर्गो है मून साइन, तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग या तो इसकी दशा में या महादशा में मरकरी की वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोग असेंबली पॉइंट्स पे जाना, रिक्रिएशन ग्राउंड में जाना, लाइब्रेरी में जाना, मैथमेटिकल हॉल्स में जाना, इन जगहों पर जाना फ्रिक्वेंटली आना शुरू कर देते हैं। तो ये वाइस वर्सा भी है, या तो हम उस जगहों पर जाके उस चीज को एक्टिवेट करें, उस दशा को, योग को, और या फिर उस दशा में ऑटोमेटिक हम लोग वहां पे जाना शुरू कर ही देते हैं। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग का ही पॉइंट है कि ये किस तरीके से काम करती है। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है जो भी अगेन रेमेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आता है, करेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर ग्रेन्स, कौन सा प्लेनेट कौन से ग्रेन्स को बताता है। तो उसमें बुद्ध को जो बताया गया है वो हरी मूंग दाल, ग्रीन ग्रेम, वो बुद्ध रिप्रेजेंट करती है। तो यानी ग्रीन ग्रेम जो है, मूंग दाल जो है, वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए बुद्ध की रेमेडीज में ज्यादातर ये हरी मूंग दाल का रोल सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर मेटल की बात करेंगे तो मेटल की कैटेगरी में बुद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेड, लेड जो है वो मरकरी का एलिमेंट बोला गया है। या फिर मेटेलिक एलोय जो होते हैं वो भी मरकरी का ही पॉइंट है। इसी हिसाब से और आगे देखते हैं तो एक और क्लासिफिकेशन है बॉडी मार्क्स का, कि बॉडी पर आपके कहाँ पर कौन सा मार्क है, उससे भी आपको एक आइडिया आएगा कि आपकी कुंडली में वो पर्टिकुलर प्लेनेट किस तरीके के हिसाब लेकर बैठा हुआ है, मतलब मेलेफिक है, बेनिफिक है, कैसा बैठा हुआ है, वो भी एक आइडिया आएगा। तो पर्टिकुलरली बुद्ध के केस में जो पॉइंट है वो बताया गया है आर्म पिट, मतलब बगल, कांख जिसको बोलते हैं, आर्म पिट जो है वो बुद्ध के बॉडी मार्क्स को बताने के लिए काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल है तो मेल के केस में राइट हैंड साइड का जो आर्मपिट है, राइट साइड का, वो होता है, और फीमेल के केस में लेफ्ट साइड का। तो अगर ये ग्रह अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड है बोलने का मतलब कुंडली में अच्छे ग्रह साथ में नहीं बैठे हैं उसके साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स होंगे कट्स के, वुंड्स के, बॉयल्स के, इंजरी के, अगर ये अफ्लिक्टेड है तो। और अगर अफ्लिक्टेड नहीं है तो फिर यहाँ पर ब्यूटी मार्क्स भी हो सकते हैं, लाइक तिल हो सकता है, और दो तीन अलग जहाँ पे ठीक लगे मार्क्स, खराब मार्क्स लगे वो मार्क्स हो सकते हैं। बट अगर अफ्लिक्टेड है तो ज्यादातर गंदे मार्क्स ही होते हैं, कट, वुंड्स, बॉयल्स, इंजरीज, ये सब मार्क्स देखने को मिलेंगे।
तो आर्मपिट पे अगर मार्क्स देखने को मिल रहे हैं या मार्क डेवलप हो रहे हैं ऑटोमेटिक, पर्टिकुलरली अगर आर्मपिट पे हो रहे हैं, मेल्स के केस में राइट हैंड साइड की अगर आर्मपिट पे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि मरकरी सही नहीं चल रहा है, मरकरी कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड हो गया है या कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो इस तरीके से भी एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा तो एक चीज हम लोगों को पता है कि बुद्ध का जो डायरेक्शन है वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, और नॉर्थ का डायरेक्शन होता है। और नॉर्थ के डायरेक्शन हम लोगों ने वास्तु में समझे ही हैं कि कुबेर वहां के लॉर्ड होते हैं। तो वहां के जो दिक्पाल हैं नॉर्थ के, वो कुबेर हैं। और अल्टीमेटली नॉर्थ की रेमेडी जब भी हमको करनी थी, तो हम लोगों ने कुबेर के N3 N4 के एंट्रेंस भी वास्तु में हम लोगों ने देखे थे। और इनका जो आप बोल सकते हैं अस्त्र या वो कुबेर का बताया गया गदा, जो हनुमान जी वाला है मेस, तो उसका भी एक रोल है। जब हम जेमिनी पढ़ेंगे तो उससे भी एक चीज निकल के प्रेडिक्शंस में चीज निकल के सामने आती हैं। तो आगे अभी हम लोगों ने जो भी कुछ समझा वो समझा पर्टिकुलरली बुद्ध के बारे में। तो अब ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी में अगर हम बात करते हैं, तो किसी की भी लाइफ में जो वेरियस जो इवेंट्स होते हैं, यहाँ पर ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये तीन चीजों पर बहुत मैटर करते हैं। पहला इवेंट मैटर करता है रीजन, एक तो भाव पर यानी हाउस पर। दूसरा मैटर करता है उस हाउस का लॉर्ड कौन सा है, कौन है। और थर्ड, उस हाउस का कारका क्या है। अलग अलग हाउस के अलग अलग कारका हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम थर्ड हाउस जेमिनी को पढ़ेंगे, तो इसका मेजोरिटी ऑफ कारका बुध है, और कहीं कहीं पर कारका मंगल भी है। ठीक है। अगर हम वो भाव पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमको सेवेंथ हाउस को देखना है कि शादी का कैसा सीन है, तो अगर शादी होगी या नहीं होगी, वो सेवेंथ हाउस हमको बताएगा। फिर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो बताएगा कि किस तरीके से होने वाली, क्या समस्या आएंगी क्या नहीं आएंगी। और उसके बाद जो कारका है वो ओवरऑल शादी को बताएगा कि शादी लाइफ में चलेगी कैसी, लाइफ ब्यूटीफुल चलेगी या डिस्टर्ब चलेगी, वो सब उसका कारका बताएगा। तो इसलिए भाव यानी हाउस, फिर उसका भावेश यानी कि उस हाउस का लॉर्ड, और थर्ड उस पर्टिकुलर हाउस का सिग्निफिकेटर, इन तीनों को यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। और जब भी हमको ये सब चीजें देखनी है, तो हमको असेंडेंट भी देखना चाहिए, और हमको पर्टिकुलरली मून साइन भी देखना चाहिए। असेंडेंट तो देखना ही देखना चाहिए, बट अगर इन तीनों चीजों को कभी भी स्टडी करनी है, तो मून साइन को भी लेकर चलना चाहिए, यानी चंद्रमा को लग्न कुंडली बनाकर भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ये जो भाव है ये मल्टीपल चीजों को गवर्न करते हैं, उसमें एक चीज नहीं होती, हमेशा मल्टीपल चीजें होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस मल्टीपल चीजें क्या क्या हो सकती हैं। हम लोगों ने बात करी थी, सेकंड हाउस बताता है फूड के बारे में, सेकंड हाउस बताता है हमारे कुटुंब के बारे में यानी फैमिली के बारे में, सेकंड हाउस हम बताता है वेल्थ के बारे में, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी के बारे में, और सेकंड हाउस बताता है स्पीच के बारे में। तो मल्टीपल चीजें हो गई एक हाउस भाव के अंदर। अब ये भाव तो एक है जहां पर स्पीच भी आ गया, वेल्थ भी आ गया, फूड भी आ गया, फैमिली भी आ गया, ये चार चीजें आ गई। इवन आई साइट्स को भी बताता है, क्योंकि राइट को बताता है, तो वो भी एक अलग पॉइंट हो गया। बट अगर मैं इन तीन चीजों को भी लूं, स्पीच को, वेल्थ को और फैमिली को, तो इन तीनों कैटेगरी में कारक अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? कि अगर सेकंड हाउस से रिलेटेड कोई भी अगर इवेंट हमको देखना है, जहां पर सेकंड हाउस से रिलेटेड इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उस वो हाउस का इफेक्ट का इवेंट जो है कितना इफेक्टिव होगा या कैसा होगा, और सेकंड हाउस अगर एक्टिव होगा तो कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर ये चीज को समझना है हमको, तो हमको उस हाउस के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सबको ही देखना पड़ेगा। यानी हमको स्पीच पे इफेक्ट कैसा आ रहा है, वेल्थ पर कैसा इफेक्ट आ रहा है, और फैमिली पर कैसा इफेक्ट आ रहा है, इन तीनों को ही समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर सेकेंड हाउस एक्टिव है, तो ये सभी चीजें इफेक्टिव होंगी। बट इन सब चीजों में कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव होगी या फिर कौन सी चीज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगी, वो अलग अलग कारक निर्धारित करेंगे। तो सारी की सारी चीजें उतनी सक्सेसफुल नहीं होंगी, कोई चीज ज्यादा होगी कोई चीज कम होगी, और वो डिसाइड कौन करेगा, वो उसका कारक डिसाइड करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हाउस अगर एक्टिवेट हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा बहुत सारा आएगा और स्पीच भी अच्छी हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। अगर कम्युनिकेशन अच्छी हुई तो बहुत अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि पैसा आए। और ऐसा भी होता है कि पैसा आ जाए, मनी आ जाए, एक मिनट मनी हो जाए, बट कम्युनिकेशन अच्छी ना हो, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो कौन कितना इफेक्टिव होगा वो डिपेंड करेगा उस चीज के कारक के ऊपर। तो अब स्पीच का कारक एक अलग प्लेनेट है, और वेल्थ का कारक एक अलग प्लेनेट है। अब कौन सा इफेक्टिव ज्यादा होगा, ठीक है,
और कौन सा बस नाम के लिए इफेक्टिव होगा, वो समझने के लिए कारकों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनी के लिए या वेल्थ के लिए जो कारक है वो है बृहस्पति, और स्पीच के लिए जो कारक है वो है मरकरी, अगर मैं सेकेंड हाउस की बात कर रहा हूं। तो अगर चार्ट में बृहस्पति अफ्लिक्टेड हुआ तो सेकेंड हाउस स्ट्रोंग है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सेकेंड लोड भी उतना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बृहस्पति मेन कारक है। सेकेंड लोड भी अगर अच्छी जगह बैठा हुआ है तो भी वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए, क्योंकि उसका जो मेन जो लोड है वो बृहस्पति वो अफ्लिक्टेड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मनी के केस में उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। बट अगर सेम टाइम पर बुध या मरकरी स्ट्रोंग है, क्योंकि स्पीच का कारक है और सेकेंड हाउस भी एक्टिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो नेटिव है वो स्पीच में तो टैलेंटेड होगा, बट हो सकता है वेल्थ उसके पास बहुत लिमिटेड हो सकता है वेल्थ की कैटेगरी उसके लिए नाम वाली हो, हैंड टू माउथ वाला केस हो ओनली, जितना जरूरत है उतना ही पैसा कमा पा रहा हो, कोई एक्सट्रीम नहीं पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन कारक था वेल्थ का, वो जुपिटर जो है वो अफ्लिक्टेड है, बट मरकरी स्ट्रोंग है। तो सेकेंड हाउस का दोनों कारक की वजह से अलग अलग इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए कारक का बहुत बड़ा रोल है कि कोई किसी पर्टिकुलर हाउस के केस में कारक क्या काम कर रहा है। तो एक तो भाव यानी कि हाउस, दूसरा भावेश यानी कि हाउस लोड, और थर्ड कारक। इन तीनों चीजों का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम लोग कभी भी कुंडली के बारे में बात करते हैं। तो बुद्ध जो है वो कारक है हमारी विद्या का, हमारी नॉलेज का, हमारे छोटे भाई बहनों का, पर्टिकुलरली बहनों का, बुआओं का, मैटरनल अंकल का, मामा का, फ्रेंड्स का हमारे, और हमारी स्पीच का। ये बुद्ध जो है एक इंपॉर्टेंट कारक है। तो अगर मरकरी का रिलेशन अर्थ भाव हम लोगों ने पढ़े थे शुरू की क्लासेस में, अर्थ त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण में हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 2 6 10 में हो जाता है, और 2 6 10 अर्थ त्रिकोण है जहां पर हम मनी की बात करेंगे। और अगर इस मरकरी का रिलेशन 2 6 10 के अलावा 11th हाउस से भी कहीं ना कहीं हो जाए, 11th हाउस क्या था? डिजायर का, काम त्रिकोण का पार्ट था एक, तो डिजायर के वाले हाउस से हो जाएगा। तो नेटिव की हॉबीज या प्रोफेशंस क्या हो गए, वो कैसे काम करेगा 2 6 10 में? जितने भी वो काम करेगा वो काम ऐसे करेगा कि जहां से उससे वो पैसा कमा पाएगा, ठीक है। तो अगर मरकरी का रिलेशन अर्थ वाले भाव से, जो हम लोगों ने धर्म अर्थ भाव, धर्म अर्थ मोक्ष और काम, जो 4 त्रिकोण जो हम लोगों ने पढ़े थे, तो अगर अर्थ त्रिकोण से 2 6 10 से हो जाए और साथ में 11th हाउस से कनेक्ट हो जाता है, मरकरी का रिलेशन ऐसा होता है, तो ऐसा जातक जो है वो मेजोरिटी ऑफ टाइम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज करता है। एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पोएट्री, ये सब चीजें जो है उसकी लाइफ में होती है। टीचिंग, टीचिंग बहुत कॉमन है जहां पर मरकरी स्ट्रोंग है। टीचिंग हो गया, बुक कीपिंग हो गया, राइटिंग हो गया, प्रिंटिंग, और इसके अलावा इंटरप्रेटिंग सर्विसेज जहाँ पे लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं, टेली कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, पब्लिशिंग, जर्नलिज्म, रिपोर्टर, जो टीवी रिपोर्टर वगैरह होते हैं, कोरियर सर्विस, इवन ड्राइवर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें जो हैं बहुत कॉमन देखने को मिल जाती हैं अगर मरकरी का रिलेशन 2 6 10 के साथ साथ 11th हाउस से भी हो जाता है। तो इसके अलावा कंप्यूटर के साथ से कनेक्ट करते हैं तो आज की डेट में ईमेल, इंटरनेट, डाटा प्रोसेसिंग, जो हम लोगों ने शुरू में बात करी थी, ये सब भी फर्क पड़ता है। और साथ में जो मैंने कहा, मरकरी का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है, दैट इज मंत्र या अभिचार। तो ब्लैक मैजिक, काला जादू, वो भी मरकरी के ही डोमेन में आ रहा है, और मंत्र, वो जो प्रॉपर मंत्र 5th हाउस से जो हम कनेक्ट करते हैं, वो भी मरकरी के ही डोमेन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से मरकरी का अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जो कि अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करेगा समझने में, प्रेडिक्ट करने में, और चीजों को और डेप्थ में जाने के लिए। इसी चीज को और अगर हम आगे बढ़ते हुए समझते हैं तो मरकरी का अलग अलग हाउस में कैसा रोल होगा, वो भी एक समझने का पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में है तो कैसा कर सकता है, तो हमको क्या करना होगा, हमको फर्स्ट हाउस के एट्रीब्यूट समझने पड़ेंगे, फर्स्ट हाउस के एट्रीब्यूट के साथ मरकरी के एट्रीब्यूट समझने पड़ेंगे। इन दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो कुछ ना कुछ एक आइडिया आ जाएगा। बट अगर मैं बताता भी हूँ कि फर्स्ट हाउस में मरकरी ऐसा है, सेकेंड हाउस में ऐसा है, तो यहाँ पर जब भी मैं बताऊंगा तो वो ये पॉइंट है कि यहाँ मरकरी इंडिपेंडेंट है। बट अगर मरकरी के ऊपर कोई मेलिफिक एस्पेक्ट पड़ रहा है, या किसी अगर मेलिफिक के साथ में बैठा हुआ है, या दशा महादशा इस तरीके की चल रही है कि
जो योग होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, तो चीजें डिस्टर्ब, मतलब चीजें अलग हो जाएंगी। तो इसलिए जब भी कभी भी प्लेनेट का अगर हाउस हाउस वाइज प्रेडिक्शन करना है, तो हमको बाकी के एस्पेक्ट्स भी समझने बहुत जरूरी हो जाते हैं, कि किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है, किसके साथ कोई योग बना रहा है क्या, या कोई दशा चल रही है क्या, या कोई ट्रांजिट चल रहा है क्या, उसका भी बहुत फर्क पड़ जाता है। बट फिर भी अगर जनरली अगर बात करी जाए, तो मरकरी फर्स्ट हाउस में नेटिव को इंटेलिजेंट बनाता है, हाईली इंटेलिजेंट, अच्छा बनाता है उसको काफी। नेटिव इंटेलिजेंट होगा, उसकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगी। जनरली अगर फर्स्ट हाउस में मरकरी होता है तो जो नेटिव है, जो जातक है, वो सक्सेसफुल टीचर बनता है, ऑरेटर बनता है, या फिर प्रीचर भी बनता है, मतलब धार्मिक बातें भी करेगा, रेडियो अनाउंसर है, हैंड राइटिंग उसकी अच्छी होती है, या फिर ये लोग हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हो जाते हैं अगर फर्स्ट हाउस में मरकरी है तो। और फर्स्ट हाउस मरकरी है या लर्न लोड मरकरी है, तो भी लगभग लगभग ऐसी ही चीजें देखने को मिलती है। शार्प इंटेलिजेंस, राइटिंग, टीचिंग, ये बहुत कॉमन चीज है अगर मरकरी का संबंध फर्स्ट हाउस से होता है, यानी कि लग्नेश अगर मरकरी बन जाए या फर्स्ट हाउस में अगर मरकरी चल जाए, तो इनका जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो हाई लेवल है, विजडम है, और एक्सपीरियंस भी होते हैं। लेकिन एक बात और देखी मैंने कि अगर फर्स्ट हाउस में मरकरी है, तो इनको ये सब चीजें अच्छी खासी है, इंटेलिजेंस भी है, विजडम भी है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, लेकिन इनके साथ में चीटिंग भी बहुत हो जाती है। मतलब आप बोल सकते हैं चीटिंग का शिकार हो ही जाते हैं ये, सब कुछ एक्सपीरियंस नॉलेज होने के बावजूद भी। खुद कभी अनफेयर नहीं करेंगे, अनफेयर तरीके भी नहीं अपनाएंगे, बट लेकिन दूसरों को अनफेयर तरीके का यूज करने में सपोर्ट कर देते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं, और अल्टीमेटली खुद चीटिंग का शिकार भी आते हैं। तो खुद नहीं करेंगे पर दूसरे को अलाउ कर देंगे, तो ये भी एक कॉमन चीज देखने को गई, मतलब देखी गई है। तो अक्सर लोग इनको चीट कर देते हैं, इनको धोखा मिलता है अगर फर्स्ट हाउस में मरकरी होता है तो। अगर फॉर एग्जांपल राइटिंग में के फील्ड में है, तो राइटिंग के फील्ड में है, ऑथर है, राइटिंग करी अच्छी खासी, बट या तो पब्लिशर ने धोखा दे दिया इनको, कोई चीट कर दिया है, कोई आइटम इनका आउट कर दिया या रख दिया, एडिशनल कुछ कर दिया, एडिटर चीट कर सकता है, या कोई को राइटर है हो सकता है वो चीट कर जाए, ऐसे कोई चीटिंग इनको देखने को मिल सकती है। या हो सकता है कि जो लिटरेचर करा हो उसकी पायरेसी पहले हो जाए। तो इस तरीके की चीटिंग जो है देखने को मिल जाती है फर्स्ट हाउस मरकरी के केस में। और देखो अगर तो एजुकेशन अच्छी होती है, एजुकेटेड होने के बाद भी इनकी अपनी एजुकेशन जो होती है ना, वो खुद से ही कंप्लीट करनी पड़ती है, एक्सटर्नल सपोर्ट इनको नहीं मिल पाता। मतलब जैसे देखा जाए तो ट्यूशन लेंगे और ट्यूशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करेंगे, यानी वो बोलते हैं ना अर्निंग वाइल लर्निंग, वो वाला कंसेप्ट बहुत कॉमन देखने को मिलता है अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में है तो। और एक अच्छी बात यह है कि खुद की एजुकेशन में तो ब्रेकरेज रहेंगे, खुद की एजुकेशन में तो सपोर्ट खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन दूसरों की एजुकेशन के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनको एनकरेज करेंगे पढ़ने के लिए, उनको कोचिंग पढ़ा देंगे या उनको कोई स्कॉलरशिप दे देंगे, कोई मॉनेटरी हेल्प कर देंगे। तो दूसरों की एजुकेशन में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, बट खुद की एजुकेशन में खुद को ही हेल्प करनी पड़ती है। और एक प्रॉब्लम और देखने को मिली, मैंने कहा कि मरकरी फर्स्ट हाउस वाले जो लोग हैं वो अच्छे टीचर होते हैं, बट लेकिन एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बोली सच्चाई बोली जो भी है, डफर्स को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है मरकरी फर्स्ट हाउस के लिए। उसमें एकदम मतलब पारा हाई होता है, परेशान हो जाते हैं एकदम, अगर कोई डफर टाइप मिल गया तो रिपीट करना, बार बार करना, वो इनकी बस की बात नहीं है। तो डफर को पढ़ाने के टाइम में इनका पेशेंस खत्म हो जाता है, डफर्स को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो गया। तो उस टाइम पर ये एकदम ब्लंट भी हो जाते हैं, उनको जो भी किसी को बोलना है एकदम बोल देंगे, और इस हद तक बोल देंगे, इस हद तक अपना ब्लंट स्टेटमेंट पास कर देंगे कि किसी की फीलिंग हर्ट हो जाए तो हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता है, और फीलिंग हर्ट कर भी देते हैं अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो। और डफर को तो पढ़ाना मुश्किल है ही है। बट लेकिन अगर कोई लिटरेचर की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, तो उस चीज को लेके ऑनेस्ट हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, बट क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में अगर आ गए तो ब्लंट भी हो जाते हैं। बट लेकिन जो भी पढ़ाई लिखाई की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, लिटरेचर की बात होगी, वहां पर ये अपने विचारों को लेके ऑनेस्ट है। तो अभी मोटा मोटा फर्स्ट हाउस को अगर हम समझते हैं तो मरकरी क्या क्या रूल कर रहा है यहाँ पे। मरकरी रूल कर रहा है राइटिंग को, लेक्चर को, जर्नलिज्म को, कॉपी करने को, पायरेसी को, कॉपी कॉपी राइटिंग को, पेपर को, पेपर प्रिंटिंग को, आर्किटेक्चरल ड्राइंग को, और किसी चीज के डिस्क्रिप्शन को, वो भले सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन हो या यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन हो, उसको, और साथ में पायरेसी को। तो ये सब चीजों को जो है मरकरी फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी फर्स्ट हाउस देखा जाए तो बहुत
नॉलेज, बहुत विजडम है, बट चीटिंग बहुत कॉमन एटीट्यूड देखने को मिलता है। ज्यादातर लोग जो मैंने देखे हैं मरकरी फर्स्ट हाउस वाले, वो बहुत अच्छे प्रीचर, अच्छे ओरेटर और अच्छे टीचर भी होते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस का जनरल हम लोगों ने पर्सनैलिटी के हिसाब से मरकरी को समझा। अब अगर सेकंड हाउस पे जाएंगे, मरकरी को सेकंड हाउस पे समझेंगे हम, तो यहाँ पर हमको सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट्स जो कि क्या है, फैमिली है, और मैंने बोला था एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, कलेक्शन करना है किसी चीज का, ये सब चीजें, स्पीच है, ये सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल जो भी एट्रीब्यूट्स है, प्लस मरकरी के एट्रीब्यूट्स अगर हम लोग समझेंगे, तो हम लोग मरकरी सेकंड हाउस को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, प्रोवाइडेड उसके ऊपर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट ना हो, कोई किसी के साथ में बैठा हुआ ना हो, किसी के नक्षत्र में ना बैठे हो, मेलेफिक के नक्षत्र में, या ट्रांजिट ना हो, या फिर कोई दशा अपोजिट नहीं चल रही हो। तो अगर मरकरी सेकंड हाउस की अगर मैं बात करूं सिमिलर एग्जांपल के साथ में, तो अभी मैंने जो भी चीजें कही, जैसे मैंने एजुकेशन के बारे में बात करी, उसका उन वाली चीजों को किसी ना किसी फॉर्म में अक्यूमुलेशन करने का काम करेंगे। अक्यूमुलेशन क्योंकि सेकंड हाउस का एट्रीब्यूट है। मैंने किसी किसी चीज के बारे में बात करी, मैंने राइटिंग की बात करी, मैंने लेक्चर की बात करी, एजुकेशन की बात करी, और जर्नलिज्म की बात करी। तो अगर मरकरी सेकंड हाउस है, तो ये लोग जो है ना कहीं इन चीजों का एज ए रिसोर्स एक्यूमुलेशन करेंगे, और इसका फायदा उठा, इसका यूज भी करेंगे कहीं ना कहीं वेल्थ को गेन करने के लिए, मतलब इसका मॉनेटरी टर्म में फायदा लेने के लिए, वेल्थ को गेन करने के लिए। तो सेकेंड हाउस जो है, इसका एट्रीब्यूट हम लोग ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, इसका एट्रीब्यूट है कलेक्शन करना, किसी भी चीज का एक्यूमुलेशन करना, बैंकिंग करना, स्टोरेज, ये सेकेंड हाउस के एट्रीब्यूट्स है। तो ऐसे लोग जिनके मरकरी सेकेंड हाउस में है, ये लोग इन चीजों का स्टोर करेंगे। तो क्या कर सकते हैं ये लोग, लाइब्रेरी बना सकते हैं अपने घर में। लाइब्रेरी मतलब बुक्स का स्टोर करना हो गया, रीडिंग से रिलेटेड, और उस बुक्स को पढ़ के उसको फिर वेल्थ गेन करने में उसका यूज करना हो गया। या फिर कोई लाइब्रेरी को मैनेज करते होंगे कहीं ना कहीं पे, हो सकता है उनका ऑफिस प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल भी ऐसा हो कि लाइब्रेरी को मैनेज करेंगे। तो कहीं ना कहीं पर लाइब्रेरी एक बहुत कॉमन एट्रीब्यूट देखने को मिलता है, क्योंकि मरकरी का कनेक्शन एजुकेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अल्टीमेटली, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। हाँ, आई एम सॉरी। तो मैं ये बोल रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग अक्यूमुलेशन करेंगे किन चीजों का, जो चीज रिलेटेड होंगी। तो जनरली लाइब्रेरीज बहुत कॉमन देखने को मिलती है, बिकॉज एजुकेशन जो है बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है मरकरी के साथ में। तो या तो इनकी खुद की कोई लाइब्रेरी होंगी, या फिर हो सकता है लाइब्रेरियन हो, या फिर किसी ऑफिस में, स्कूल में, या इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन का काम करते हो। तो कहीं ना कहीं पे लाइब्रेरी जो है बहुत कॉमन देखने को मिल जाएगी मरकरी सेकेंड हाउस के केस में, क्योंकि एक्यूमुलेशन उन चीजों का होगा। और ऐसा भी बहुत कॉमन देखने को मिलता है कि यहाँ पर मरकरी सेकंड हाउस वाले जो हैं, बुक्स कलेक्ट करने का शौक होता है इनको, बुक्स कलेक्ट करते हैं। मतलब बुक्स तो होती ही होती है इनके पास में, लाइब्रेरी ना भी हो, बुक शेल्फ ना भी हो, बट बुक्स कलेक्ट करने का शौक कहीं ना कहीं होता है यहाँ पर। इसके अलावा और एक चीज, इसी चीज को अगर मैं अलग तरीके से देखूं, तो ये लोग जो हैं जाली पेपर या फोर्ज डॉक्यूमेंटेशन, ये भी बनाने वाला काम कर सकते हैं। या फिर इसका उल्टा भी, कि अगर फोर्ज डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको एग्जामिन करने का काम, यानी जाली पेपर को चेक करना कि जाली है या सही है, ओरिजिनल है, जेन्युइन है, या डुप्लीकेट है, इसको चेक करने का काम भी मरकरी सेकंड हाउस के डोमेन में होता है। तो दोनों ही काम कर सकते हैं, या तो आप फोर्ज डॉक्यूमेंटेशन बना भी सकते हैं, या फिर आप फोर्ज डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं सेकेंड हाउस में। झूठे बयानबाजी भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पीच का है, तो स्टेटमेंट देने का काम है। अब झूठे बयानबाजी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे फायदा हो सकता है, क्योंकि वेल्थ अक्यूमुलेशन भी करना है। तो झूठी बयानबाजी का काम भी मरकरी सेकंड हाउस में हो सकता है। और अपनी पहले कही हुई किसी बात से खुद से पलट जाना, क्यों, अगेन क्योंकि पर्पस ये है कि या तो किसी दूसरे को फायदा हो जाए, या मुझे फायदा हो जाए, और अल्टीमेटली जो है अपनी ही बात से पलट जाने का काम। झूठे सबूत पेश करना, फॉल्स एविडेंस देना, या फिर कोई रॉन्ग आइडिया देना, किसी को मिसगाइड करना, झूठा विश्वास देना, फोर्स साइन करना, जाली सिग्नेचर करना, ये सभी जो चीजें हैं ना, ये मरकरी के डोमेन में ही आती हैं। और अगर स्पेसिफिकली मरकरी अगर सेकंड हाउस में है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये भी एक अलग कहानी हो गई अगर मरकरी सेकंड हाउस में है तो।
अब अगर थर्ड हाउस में ही देखा जाए मरकरी को, तो थर्ड हाउस है हमारे सिबलिंग्स का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारी हॉबीज का, हमारे नेबर्स का, और इस तरीके से थर्ड हाउस जो है कम्युनिकेशन का है, छोटी यात्राओं का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, पराक्रम का हाउस है, तो कहीं ना कहीं साहस का भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट्स है। तो अब इस थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट के हिसाब से अगर हम समझें कि मरकरी का यहाँ पे क्या रोल होगा, तो अगर थर्ड हाउस में अगर आ रहा है मरकरी, तो कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों से अटैच्ड होता है जनरली। मरकरी में कहीं ना कहीं अटैचमेंट आ जाता है छोटे भाई बहनों से लेकर। और ये लोग, लेकिन एक बात और देखने को मिली है कि जेमिनी में, जेमिनी साइन की भी यही कहानी है और मरकरी की भी यही कहानी है कहीं ना कहीं, कि ये लोग जो है ना हेल्प करने में लेट हो जाते हैं। मतलब लेट तो क्या होते हैं, बातें ऐसी करते हैं कि हाँ मैं समय पे खड़ा होऊंगा, बट जब जरूरत पड़ती है ना तब होते नहीं सामने। तो बोल सकते हैं कि या तो अक्सर हेल्प करने में लेट हो जाते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मोर और लेस जब जरूरत नहीं होती है तब ये होते हैं, और अगर जब जरूरत होती है तो ये काम नहीं आते हैं। तो ये एक थर्ड हाउस मरकरी में देखा गया है कि समय पर अवेलेबल नहीं होंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब काम नहीं आ पाएंगे, उसके बाद में बोलेंगे मैं होता तो ये होता, मैं आ जाता, मैं वो करता, बट जरूरत के समय पर अवेलेबल नहीं मिलते हैं ये। तो ये थर्ड हाउस मरकरी की एक कॉमन चीज देखने को मिलती है। ऐसे लोग एक्सक्यूज देने में भी एक्सपर्ट होते हैं, किसी को भी घुमाना, बातें करना। थर्ड हाउस वैसे भी कम्युनिकेशन का कारक है, ऊपर से मरकरी है, तो एक्सक्यूज देने में एक्सपर्ट है, स्टोरीज बनाने में एक्सपर्ट है, और बहुत आसानी से स्टोरीज बना लेते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना पर इनकी कमांड होती है। मतलब अपने लैंग्वेज पर, अपने एक्सप्रेशन पर इनकी कमांड होती है, किस तरीके से सामने वाले को कन्विंस करना है अपनी बातों में घुमा के, वो उनको अच्छे से आता है थर्ड हाउस मरकरी के केस में। हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है हैंड्स को भी बताता है, ठीक है, आपकी आर्म को बताता है थर्ड हाउस, और मरकरी है तो हैंड राइटिंग उसकी वजह से अच्छी भी होती है। एक अच्छी बात देखने को मिली कि फिजिकल बिल्ड कैसा भी है थर्ड हाउस मरकरी के केस में, लेकिन बातें जो हैं वो बहादुरी वाली हैं, स्ट्रांग बातें हैं एकदम। या तो एरिस अगर साइन आ गया थर्ड हाउस में, तो और ही स्ट्रांग वाली बातें हो गई। तो बोलने के केस में बहादुर है एकदम, कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, बातों से जीत जाते हैं, शरीर भले कैसा भी हो। तो बोलने में बहादुर की बातें हैं, स्ट्रांग हैं अगर मरकरी थर्ड हाउस होता है। और अपने किसी भी काम को जो है मरकरी थर्ड हाउस वाले टाइम पर ही पूरा करते हैं, ऐसे डिले नहीं करते। क्योंकि मरकरी की प्रॉब्लम ये भी है राइटिंग और इन सब चीजों की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मरकरी अपने आप में अलग अलग हाउसेस में अलग अलग रोल प्ले करेगा, बट थर्ड हाउस में मरकरी अपना काम टाइम पे कर रहा है। अभी हम आगे और जो हाउस पढ़ेंगे उसमें मरकरी शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो आज के लिए लास्ट एक और समझ लेते हैं मरकरी फोर्थ हाउस, कि मरकरी फोर्थ हाउस में क्या होगा। अब फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है हमारा प्रॉपर्टी, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, माता का सुख, घर का सुख, अल्टीमेटली सुख भाव है वो, जहां पे अल्टीमेटली सुख मिलना चाहिए। तो अगर मरकरी यहाँ पर आता है तो क्या होगा? और एजुकेशन का जो भाव है फिफ्थ हाउस है, जहां पर प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात होती है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन जो होगी वो स्कूल जाकर होगी, बट जो उससे भी पहले की जो एजुकेशन होती है, जो घर पर होती है, वो वाली एजुकेशन फोर्थ हाउस से देखी जाती है, जहां पर हमको घर से ज्ञान मिलता है, घर से हमको कैसा बिहेवियर करना है, कैसे बात करनी है, क्या हैबिट्स होने चाहिए, क्या एटिकेट्स होने चाहिए। तो जो परिवार ही प्रथम पाठशाला है ऐसा बोला जाता है, तो वो जो प्रथम पाठशाला वाला जो ज्ञान मिलता है वो फोर्थ हाउस से मिलता है वो भी। तो इसलिए अगर मरकरी फोर्थ हाउस में आता है तो मदर का भी सपोर्ट होता है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड हैबिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहां पर मरकरी अच्छी आते सीखने को मिलती हैं अगर मदर का सपोर्ट रहेगा या मून अच्छे रोल में होगा तो। और वैसे भी जनरली फोर्थ हाउस मरकरी जो है वहां पर अच्छी आते हैं और अच्छा घर सुख सुविधाएं मिलती हैं। और मरकरी फोर्थ फोर्थ है तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं किसी भी चीज को लेके कमिटेड है, किसी भी काम के लिए, किसी भी टास्क के लिए कमिटमेंट है, डिवोशन है। कोई भी काम इनको मिलेगा तो ये उसको पूरी इच्छा शक्ति के साथ में उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। प्रॉपर्टी जो है देखा जाए तो जनरली खुद की ही अर्निंग से बनाते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस में खुद की ही अर्निंग से एजुकेशन करी, लर्निंग वाइल अर्निंग करी,
सिमिलरली अगर प्रॉपर्टी भी फोर्थ हाउस में बनाने का काम होगा, प्रॉपर्टी आएगी तो खुद की ही अर्निंग से बनाते हैं। जनरली इस चीज का सपोर्ट बाहर से नहीं मिलता है इनको। लेकिन दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटते, जैसे फर्स्ट हाउस में था, दूसरों के केस में उनकी सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन के केस में फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में दूसरों के केस में उनकी प्रॉपर्टी बनाने में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, और उनकी हेल्थ के केस में भी हेल्प कर सकते हैं। हेल्थ के केस में तो इस हद तक हेल्प कर सकते हैं क्योंकि फोर्थ हाउस मदरली हाउस है, और मदरली नेचर आया था इनके अंदर। तो इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं हेल्थ के केस में कि अगर कोई इन्फेक्शियस भी है, हाईली इन्फेक्शियस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का टाइम था, कि अगर साथ में रहेंगे तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उस टाइम पर भी ये मरकरी फोर्थ हाउस वाले लोग भेदभाव नहीं करते, वो अपनी पूरी जान जोखिम लगा के पीछे नहीं हटते थे मदद करने में। तो मरकरी फोर्थ हाउस जो है हेल्थ के टाइम पे मदद करता है। जैसे मैंने क्या कहा, थर्ड हाउस वाले मदद नहीं करते, मरकरी थर्ड हाउस वाले वो आपको बेवकूफ बना देंगे कि हाँ हम होंगे, बट टाइम पर काम नहीं आएंगे। बट मरकरी फोर्थ हाउस जो है वो मदद करेगा, आगे से भी करेगा। तो ये एक फर्क पड़ जाता है। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या कहा, व्हीकल का सुख यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर व्हीकल का सुख ऐसा है कि अगर व्हीकल खरीद भी नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है कि खुद से ही खरीदना है, खुद से व्हीकल बनाएंगे, खुद से घर बनाएंगे, खुद से एजुकेशन करेंगे, तो अगर व्हीकल खुद से खरीदना है फोर्थ हाउस वाले को, और फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी है कि नहीं खरीद पा रहे हैं, कैपेबल नहीं है व्हीकल लेने के लिए, तो भी किस्मत ऐसी होती है कि इनको व्हीकल की वजह से कभी परेशानी नहीं आती, व्हीकल की वजह से कोई काम नहीं रुकता। मतलब इनको व्हीकल का सुख मिल जाता है, कैसे, बिना मांगे लिफ्ट मिल जाती है इनको, जाने के लिए इनको परेशान नहीं होना पड़ता। तो व्हीकल के बगैर भी इनके काम हो जाते हैं, तो वो सुख अपना नहीं है तो भी दूसरे के माध्यम से इनको सुख मिल ही जाता है वो। तो सेम बात छत के केस में भी है, कि छत भी मिल जाती है, भले ही इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता इन लोगों को। तो फोर्थ हाउस में इनको व्हीकल का सुख भी मिलता है। और एक चीज और जो अभी आप लोग समझेंगे, फोर्थ हाउस मदरली हाउस है, और मदरली हाउस से एक चीज और देखी जाती है, वो है एडॉप्शन। फिफ्थ हाउस से भी देखा जाता है, फोर्थ हाउस से भी देखा जाता है। तो ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं एडॉप्शन में खुद को जो है ना खुश नहीं हो पाते। अगर इनको कोई बोले कि एडॉप्ट हो जाओ, एडॉप्ट कर लेते हैं हम आपको, तो ये खुश नहीं होते। इनको ये नहीं चाहती कि इनको एडॉप्ट करे, इनको एडॉप्शन में खुशी नहीं है। ऑब्वियसली बड़ा बच्चा होगा तो उसको तो क्या खुशी होगी, लेकिन मरकरी फोर्थ हाउस में जहां से समझ पैदा हो जाती है और इनको पता रहता है कि कोई इनको अडॉप्ट कर रहा है, तो ये खुश नहीं होते एडॉप्शन में। और अगर बचपन में इनको एडॉप्शन कर लिया तो ऑब्वियसली किसको पता है कि क्या कर लिया, बट जैसे ही इनको सेंस आता है कि मेरा एडॉप्शन हुआ था, तो ये लोग कहीं ना कहीं अपने ओरिजिनल बायोलॉजिकल पेरेंट्स की सर्च करना शुरू कर देते हैं, और उनकी सर्च में लगे रहते हैं। क्योंकि इनके पीछे, इस चीज के पीछे इसका कोई लालच नहीं है कि कोई ग्रीड है या कोई लालच है कि कुछ मिल जाएगा, ऐसा कोई लालच नहीं है। बट बात इतनी सी है कि इनको अपनी ओरिजिनलिटी को पता करने की एक कसक होती है, कि इनको अब कहाँ का ओरिजिन है, क्या है, एक मन में एक वो होती है, लालसा होती है कि मेरा ओरिजिन क्या है, मेरे रूट्स क्या है, मेरे पेरेंट्स कौन है। एक तरीके की ये कसक इनके मन में कहीं ना कहीं होती है। तो इसीलिए मरकरी फोर्थ हाउस जनरली तो ऑब्वियसली कोई प्रेफर नहीं करता, बट ये लोग फिर भी अपने ओरिजिनल जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनको सर्च करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है, 1 घंटा हो गया है। और फिर हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे फिफ्थ से लेके ट्वेल्थ हाउस तक के बारे में, और ऑब्वियसली जेमिनी को शुरू करना है हमको, फिर उसका वर्गो को करना है। तो बताइए, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, कुछ है तो मुझे बताइए। सर कैटेगरीज नहीं समझे, समझ में है टेक्निकली नहीं कैटेगरीज। समझ में आया, हाउसेस वाइज या करेक्टरिस्टिक्स वाइज? आप अपने मुझ से भी नहीं हुई चीज है वो तो कैटेगराइज करते हैं ना, वो दादू अंडा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अभी हम जब चार्ट्स खोलेंगे तो हम लोग समझने की समझते हैं फिर। अभी अभी जैसे मैंने अभी आपको पहले तो कर्टिसिस के बारे में बताया, तो उसमें मैंने आपको बताया अलग अलग कि वेश्य उसका वर्ण है या उसकी वर्किंग स्टाइल दाम वाली है। तो एक जनरल पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जनरल पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये तो एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स को पता करने का तरीका हो गया। तो ये तो जब हम लोग चार्ट्स खोलेंगे तो हम लोग पर्सनैलिटी किसी की अगर डिस्क्राइब करनी होगी तो हम लोग मरकरी की पोजीशनिंग देखकर और कहाँ पर बैठा है उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं। बट जो मैंने आपको बताया जनरली वो आप अप्लाई कर सकते हैं जब मरकरी फर्स्ट हाउस में होगा, तब आराम से कर सकते हैं। ये है। तो वो पर्सनली ट्रेड्स हो गए, तो वो तो एक जनरल है, उसको प्रैक्टिकल आप जितने ज्यादा लगाएंगे उतना समझ में आएगा। अब प्रैक्टिकल जो ओरिजिनल शुरू होता है प्रेडिक्शन का, या जो पर्पज है हमारे इस कोर्स के को करने का, वो होता है कि मरकरी का ट्वेल्थ हाउस में क्या क्या रोल हो सकता है, और प्लस
राशियों के साथ इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अभी तो हमने ओनली 4 हाउस करे हैं, 4 हाउस के ऊपर भी जितना भी समझा है, फॉर एग्जाम्पल मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, तो ये जो फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के जो इफेक्ट्स हैं, अगर मरकरी सिंगल है, कोई अगर आपके पास चार्ट ऐसा आता है जहां पर मरकरी सिंगल दिख रहा है, कोई फर्क नहीं दिख रहा है, तो ये जो बातें मैंने कही हैं, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट हाउस में चीटिंग उनको मिलती है, सेकंड हाउस में मैंने कहा कि एक्यूमुलेशन करते हैं, स्टोरेज करते हैं बुक्स वगैरह का, थर्ड हाउस में मैंने कहा कि हेल्प के टाइम पे काम नहीं आते हैं, बट राइटिंग वगैरह काफी अच्छी होती है, टाइम पर काम करते हैं, फोर्थ हाउस में मैंने कहा कि हो सकता है व्हीकल के लिए पैसा ना हो, व्हीकल ना हो, बट लिफ्ट इनको मिल जाती है, बेसिक एजुकेशन काफी अच्छी होती है, सुख रहता है इनको जनरली। तो ये जो छोटा सा है, बहुत छोटा सा अंडरस्टैंडिंग, अगर ये आप 5-7 चार्ट पे लगा के देखिए और मुझे बताइए कि क्या ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ इसके साथ दूसरे प्लैनेट्स भी है तो उसका भी असर पड़ेगा। असर पड़ जाएगा, फिर वो अलग अलग चीजें आती जाएंगी, ये है। फिर मेरी तो बेटी बहुत की कुछ है, फिर तो एक प्लेनेट, 2 प्लेनेट, 3 प्लेनेट, 4 प्लेनेट का भी रोल हो जाएगा, और अलग अलग के साथ में अलग अलग हो जाएगा, तो वो तो बहुत डेप्थ हो जाएगा, वहां तक तो हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग बेस एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि मरकरी अलग अलग हाउस में क्या क्या दिखा सकता है हमको जनरली, बट जो मैंने बोला है वो भी कितना मैच हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। यस, ओके सर। मेरी बेटी का है फर्स्ट हाउस में मरकुरी प्लस जुपिटर प्लस सन। मरकरी प्लस जुपिटर प्लस सन, ओके। तो फर्स्ट हाउस वाले देखिए पहले तो कितना क्लोज हो रहे हैं, फिर हम जब जुपिटर पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे, तब और लगा के देखिएगा फिर फर्स्ट हाउस में। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है? आपका तो 6 हाउस में है, यस 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 सर। वो भी साथ में अकेला नहीं है, 3-4 हैं साथ में। 3 प्लैनेट्स भी है। राइट। ओके ठीक है, सर। और कोई तो क्वेरी। मल्टीपल प्लैनेट्स अगर होगा तो हाँ सर। मल्टीपल प्लैनेट्स एक ही हाउस में होगा तब कैसे मतलब कौन सा प्लैनेट का कितना इफेक्ट है और कैसे करेंगे। वो सर वो लिस्टेज आएगा अपना, जब हम सारे प्लेनेट समझ लेंगे, उसके बाद फिर अलग अलग चीजें होती है, अलग चीजें लाइक होता है वर्गोत्तम, होता है एक वर्गोत्तम कौन सा प्लेनेट हो रहा है अगर, और फिर अलग 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 प्लेनेट्स के बल होते हैं, तो बल कैलकुलेट करके, मतलब एक तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, उस कैलकुलेट करके हम समझ सकते हैं कि कौन सा स्ट्रोंग है पर्टिकुलर जनरली, और फिर बाकी तो अपनी अपनी दशा महादशा में एक पर्टिकुलर प्लेनेट ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। बट अगर जैसे मरकरी मैंने एग्जांपल लिया, तो मरकरी जिस हाउस में बैठा है और अगर मरकरी की दिशा चल रही है, तो वो हाउस भी एक्टिवेट होगा, मरकरी भी एक्टिवेट होगा, और मरकरी की दोनों राशियां भी एक्टिवेट होंगी। और अगर मरकरी किसी के साथ में बैठा है, तो उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। तो बहुत मिक्स है चीजें, बट वो धीरे धीरे करके ओपन होंगी, चीजें एक साथ नहीं ओपन हो पाएंगी। ठीक। ओके सर। जो मरकरी 1 के लिए कहा ना, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि मेरे लिए, मेरे जो गुरु मतलब एस्ट्रोलॉजी के जो पहले टीचर है ना, उनकी पहले उसमें ही था वो। मरकरी फर्स्ट हाउस था। वाकई में उनसे बढ़िया टीचर मैंने आज तक फिलहाल नहीं देखा, बेचारे गुजर गए, वो अलग बात। और किताबों की कलेक्शन देखे तो कम से कम 30 लाख की कलेक्शन होगी एस्ट्रोलॉजी की। और एक्यूरेसी, मतलब फ्यूचर प्रिडिक्शन जो बंदे ने किया, वो तो मतलब जो खुद बताते हैं वो अलग बात है, बल्कि जो खुद उन्होंने करके, मतलब हमने जो देख लिया 4 महीने के अंदर ही वो चीज देख ली, वो थी पिछले साल की बात। 15 अगस्त को उन्होंने एक पहले ही बताया था कि इस बार वो रेड फोर्ट में 2 फ्लैग देख रहे हैं। उन्होंने वो प्रिडिक्शन कर दी थी हमारे को क्लास में, और वो हो गई, खालिस्तान का झंडा फहराया गया था उस दिन। तो जो आपने कहा ना, और शॉर्ट टेम्पर और ब्लंट, वाकई में अगर क्लास में कोई बीच में बोल देता था ना, तो हमारा क्लास पूरा ही बिगड़ जाता था, वो बस उसी के ऊपर गरियारा शुरू हो जाता था। मतलब हमारी क्लास खत्म ही हो जाती थी, वो क्लास होती नहीं थी, फिर गाली, बस यही होता था मतलब। और ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनकी एजुकेशन उन्हें अपने बलबूते पे ही करी है, और बाकी छोटे को सपोर्ट उन्होंने जो है किया। ना पढ़ा लिखा के जो है बना दिया। वो बात भी सही है। और मेरा तीसरा बुध है, ठीक है। तो जो हेल्पिंग नेचर का है ना, वो थोड़ा मैं कह सकता हूँ, लोग अपने आप को एडमिट नहीं करते, बल्कि मुझे एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मेरी टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है, बल्कि मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं, क्योंकि मेरा बुध जो है वीक है इस माह, और वाइफ का नीच है, बल्कि उसकी हैंड राइटिंग सुपर है। मेरे बुध में, बुध को जो है जुपिटर देख रहा है, तो इस हम्म। वजह से शायद मैं वो चीज नहीं कर पा रहा हूँ।
ओके। चलिए। खाली वो एक फैक्ट खाली है कि जो है हेल्पिंग क्या है, जो मैं दे देता हूँ मुझे मिलता नहीं है, वो अलग बात है। हेल्पिंग नेचर में सब है, पर ये है कि टाइमिंग में गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभी नहीं होता, क्योंकि या तो आउट ऑफ स्टेशन, आप जैसे दोस्त आ रहे होते हैं तो पता चला मैं बाहर ही हूँ, पहले तो बोल देता आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और एन वक्त में मैं निकल जाता हूँ। ऐसा तो होता है। चलिए, बढ़िया है। अच्छा, आपने ऑब्जर्व भी किया और नोटिस भी किया, और आपके पास तो चार्ट भी काफी है, तो आप तो और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास बहुत है। मैं उसको अपने को सब रिवाइंड करने में लगा हुआ था, मैं वही हम्म। सोचने में लगा हुआ था। पहला और तीसरा तो ठीक है, दूसरे का मैंने फिलहाल अभी देखा नहीं है। ओके। अब 12वां का देखना पड़ेगा जब आएगा। 12वें में कौन आ रहा है? 12वें का बच्चों का है ना, तब देखेंगे। हाँ, 12वां खैर अच्छा, आपको तो पता ही है, वैसे तो 12वां अच्छा नहीं होता है, लेकिन ठीक है। नहीं, उसमें क्या है ना, उसमें काफी ग्रह हैं, वो नीच भंग हो गया उसी में, क्योंकि तो शुक्र भी बढ़िया है। उसी में ही है। हम्म। शुक्र उसी में आ गया है, इसलिए। चलिए, बढ़िया है। अच्छा है, आपने ऑब्जर्व किया, मुझे भी उससे सपोर्ट मिलता है जब बोलते हैं तो, क्योंकि प्रिडिक्शन में तो क्या होता है ना, जब किसी का करते हैं तो कई लोग, हमको तो खैर ये सीखा है और सिखाया भी हमको हमारे गुरु ने भी, कि जो ज्योतिष कभी भी ना किसी के कपड़े देखकर, किसी की शक्ल देख के नहीं होती है, जो चार्ट बोल रहा है वही होती है। तो ज्योतिष में तो ब्लंट होना ही पड़ता है, लेकिन सामने वाला ज्योतिष हो या वास्तु हो, एक्सेप्ट नहीं करता है। कई बार आपने एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है चीजों को, बट लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर कई बार डर भी लगता है कि हमारा प्रेडिक्शन सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। लेकिन हमको सिखाया यही है कि जो है वो बोलो, तुम उसकी टेंशन लो ही मत कि सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, ये है। नहीं बैठ रहा है हाँ, और अभी तुमको जैसे डाउट आ रहा है तो फिर समझो, फिर डेफिनेटली कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है। और जब पूरा विश्वास है कि सही है तो फिर सही है फिर। हाँ, अभी जैसे थर्ड में जैसे बुध है ना, तो वो है मरकरी के घर में, इसके मून के घर में। और मून 11वें से रिलेटेड है मेरा, क्योंकि ओके। वो 11वें में है, हम्म। उसके ट्राइन में आ गया। मुझे एक खाली ये डाउट है, जो अभी हम बोलते हैं ना, 2 6 10, 2 6, हाँ 10, तो धर्म। अर्थ त्रिकोण। तो हम्म। इसमें अर्थ त्रिकोण में राशि ही देख रहे हैं, या खाली हाउस को देखना होता है? हाउस हाउस। खाली हाउस ही हुआ ना, मतलब अर्थ त्रिकोण में खाली जो है राशि कोई भी हो, हाउस। ट्राइन जो बनेगा अर्थ त्रिकोण में राशि से ही सेकंड। बनेगा वो। हाँ हाँ, हाउस से, हाउस से। हाउस से मतलब वो जो भी हम्म। राशि कोई भी हो, बल्कि हाउस कहलाएगा। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जैसे हम बोलते हैं कि धर्म त्रिकोण 159, तो हम्म। 159 के हिसाब से जो है 159 राशि नहीं है, हाउस है। हाउस है। धर्म त्रिकोण जब बोलेंगे। हाँ, अगर आपको ध्यान होगा, जब ओके। धर्म त्रिकोण के ऊपर हमारा था तो मैंने उसको कनेक्ट भी किया था, 1 5 और 9 को। 9 फादर हो गए, 1 आप खुद हो गए, 5th आपके बच्चे हो गए। तो तीनों पीढ़ियों का जो आधार है धर्म का, जो हमको देता है, वो मैंने हाँ, बताया, नहीं वो, बात भी करी थी। हाँ वो तो हो गया, बल्कि मतलब ऐसा तो नहीं कि 159 ही देखना है, या हाउस, हमको हाउस देखना है। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि नाड़ी देखिए, में भी ना मैं उसी वजह से नहीं नहीं, कंफ्यूज हो लेकिन ये जाता हूँ। कंफ्यूजन सही है। देखिए, ये चीजें दोनों ही देखी जाती हैं। जब हम राशियों के ऊपर बात करी थी तो आपने देखा था कि जब हम लोगों ने टॉरस देखा था तो मैंने सेकंड हाउस भी देखा था और टॉरस जहां पर है वो भी देखा था। तो सेकंड हाउस भी देखूं क्योंकि हाँ, वो वो मूल ठीक है, है। क्योंकि वो मूल है, क्योंकि वही मेन एनर्जी, काल पुरुष की जो एनर्जी वो मेन है। तो वो तो देखा ही जाएगा। तो काल पुरुष का भी सेकंड हाउस देखा, और जो आपकी कुंडली में जहां पे टॉरस बैठा होगा वो भी देखेंगे। तो इसी तरीके से अगर धर्म त्रिकोण की भी बात करेंगे तो 1 5 9 जो हाउसेस है वो तो मूल है ही है। बट अगर 1 नंबर की और 5 नंबर की और जो 9 नंबर की राशि पड़ रही है, जो काल पुरुष के हिसाब से आपकी कुंडली में घूम गई है, उसकी भी एनर्जी का फर्क पड़ेगा। बट अगर मुख्य रूप से देखा जाएगा तो हाउस है, मुख्य जो एनर्जी है वो हाउस की एनर्जी है। हाउस। हम्म। ठीक है। चलिए, फिर आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी कोई और क्वेरी या कोई और बात किसी को शेयर करनी है तो अच्छी बात है। चलिए फिर, ठीक है, नमस्कार। जैसा मैंने कहा था शुरू में कि नेक्स्ट वीक भी मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, मैं आउट ऑफ इंडिया ही हूँ, करीब करीब 4 5 दिन के लिए। तो मैं आऊंगा 2 तारीख के आसपास। तो उसके बाद शायद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और अगर रहा वेडनेसडे को, थर्सडे को जा रहा हूँ मैं,
तो रहेगा तो एक वेडनेसडे को भी सेशन कर सकते हैं, यानी वेडनेसडे तो कल ही है, अच्छा नहीं कल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट सेशन पे ही मिल आई पाएंगे। नो प्रॉब्लम सर। ओके ओके मैडम, थैंक यू। चलिए फिर, ओके, नमस्कार। ओके बाय। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम। Subscribe now and press the bell icon. Never